आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट का टॉपिक ऊष्मा भंडार के संपर्क में नियत आयतन वाले निकाय के लिए संतुलन प्रतिबंध यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर ए सिस्टम ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम इन कांटेक्ट विद ए हीट रिजर्वायर। इसे फिगर से समझते हैं। ये हमारे पास एक सिस्टम है ए जिसका आयतन V है, वो क्या है? कांस्टेंट। आयतन V कांस्टेंट है। और ये एक दूसरा सिस्टम है A डैश जो कि एक हीट रिजर्वायर यानी एक ऊष्मा भंडार है जिसका कि ताप T डैश है और दाब P डैश है। और ऊष्मा भंडार के ताप और दाब ये क्या होते हैं? नियत, कांस्टेंट। तो हमें ये सिस्टम है A जिसका कि आयतन V है जो कि कांस्टेंट है, वो A डैश जो ऊष्मा भंडार है उसके साथ तापीय संपर्क में है और A डैश के साथ में संतुलन अवस्था में होने के लिए यानी साम्य अवस्था में होने के लिए हमें प्रतिबंध यानी साम्य अवस्था प्रतिबंध इक्विलिब्रियम कंडीशन ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले माना एक निकाय A नियत ताप एवं दाब कौन से हैं इसमें? T डैश एवं P डैश के ऊष्मा भंडार A डैश के साथ तापीय संपर्क में है और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? A प्लस A डैश मिलकर क्या बना रहे हैं? एक संयुक्त निकाय A स्टार। और A तथा A डैश मिलकर एक संयुक्त निकाय A स्टार बना रहे हैं। यहाँ हमने जो निकाय A का आयतन है वो आयतन को क्या माना है? निकाय A का एक्सटर्नल पैरामीटर्स यानी बाह्य प्राचल निकाय A का आयतन V है जो कि कांस्टेंट है। अब हम मान रहे हैं कि ये जो निकाय A है ये ताप T डैश पर इस ऊष्मा भंडार से Q डैश ऊष्मा अवशोषित करता है। अतः जब निकाय A डैश से Q डैश ऊष्मा अवशोषित करता है तो हम इसको कह सकते हैं कि ऊष्मा भंडार A डैश ताप T डैश पर माइनस Q डैश ऊष्मा अवशोषित करेगा। जब ये इधर से A डैश से ये जो A है वो Q डैश ऊष्मा अवशोषित कर रहा है, ठीक है। यहाँ से इधर कितनी आ रही है? A डैश। तो मतलब A डैश से के द्वारा Q डैश ऊष्मा उत्सर्जित की जा रही है। तो इसको हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि A डैश द्वारा ताप T डैश पर माइनस Q डैश ऊष्मा अवशोषित की जा रही है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, माना निकाय A ताप T डैश पर ऊष्मा Q डैश अवशोषित करता है। अतः ऊष्मा भंडार A डैश द्वारा ताप T डैश पर अवशोषित ऊष्मा की मात्रा कितनी होगी? माइनस Q डैश। अब हम इसलिए ऊष्मा भंडार की एंट्रोपी में परिवर्तन डेल एस कितना होगा? डेल एस डैश। ऊष्मा भंडार को हमने A डैश से डिनोट किया है तो इसकी एंट्रोपी में परिवर्तन को हम डेल एस डैश से डिनोट कर रहे हैं। तो ऊष्मा भंडार की एंट्रोपी में परिवर्तन होगा डेल एस डैश इक्वल्स टू ऊष्मा भंडार से जो ऊष्मा में चेंज हुआ या तो उत्सर्जित की या अवशोषित की वो कितनी है? ऊष्मा भंडार द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा कितनी है? माइनस Q डैश बाय T डैश। इसको हमने दे दिया इक्वेशन 1। अब हम जानते हैं कि ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से नियत आयतन वाले निकाय A यानी निकाय A है जिसका कि आयतन V नियत है द्वारा अवशोषित ऊष्मा
क्यू डैश की अवशोषित ऊष्मा कितनी है। हमने शुरुआत में कहा कि निकाय ए है वो ए डैश से क्यू डैश ऊष्मा अवशोषित कर रहा है, तो हम निकाय ए द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा को वो किसके इक्वल होगा, निकाय ए की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के तुल्य होगी। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हमने लिख दिया कि क्यू डैश किसके इक्वल होगा, डेल ऑफ ई बार। अब ये जो इक्वेशन 1 है समीकरण 1 से हमने क्यू डैश की वैल्यू क्यू डैश इक्वल्स टू डेल ई बार, ये वाली वैल्यू हमने समीकरण 1 में पुट की, तो हमें इक्वेशन 2 मिल गया, डेल एस डैश इक्वल्स टू क्यू डैश की वैल्यू पुट की, क्यू डैश की वैल्यू यहाँ पुट की तो मिल गया हमें माइनस क्यू डैश की वैल्यू पुट की डेल ऑफ ई बार बाय टी डैश। इसको हमने कह दिया इक्वेशन 2। अब ये जो पूरा प्रक्रम है ए तथा ए डैश से मिलकर एक संयुक्त विलगित निकाय ए स्टार बना रहे हैं, तो इस प्रक्रम में संयुक्त निकाय ए स्टार की एंट्रोपी में परिवर्तन को किस तरह से लिख सकते हैं हम, डेल ऑफ एस स्टार इक्वल्स टू डेल एस प्लस डेल एस डैश। यहाँ डेल एस क्या है, निकाय ए की एंट्रोपी में चेंज, और डेल एस डैश है जो हीट रिजर्वायर सिस्टम है जिसको कि हमने ए डैश कहा है, उसकी एंट्रोपी में चेंज। अब इक्वेशन 2 है ये, डेल एस डैश इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल ई बार अपॉन टी डैश। यहाँ से डेल एस डैश की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट की, तो हमें इस नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा, डेल एस डैश का मान रखने पर डेल ऑफ एस स्टार इक्वल्स टू डेल एस, और डेल एस डैश की वैल्यू प्लस डेल एस डैश की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ डेल ई बार अपॉन टी डैश। तो ये वाली वैल्यू पुट, ये किसकी वैल्यू है, डेल एस डैश की। नेक्स्ट स्टेप में हमने टी डैश को कॉमन ले लिया, तो क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन किस तरह फॉर्म ले लेगी, टी डैश डेल एस माइनस डेल ऑफ ई बार अपॉन टी डैश। यहाँ हमने माइनस कॉमन लिया, डेल एस डैश इक्वल्स टू माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया प्लस में डेल ई बार माइनस, इधर हो जाएगा माइनस टी डैश डेल एस अपॉन टी डैश। अब हम जानते हैं कि ऊष्मा भंडार है उसका ताप टी डैश नियत रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है। तो जब ताप कांस्टेंट है तो उसको हम डेल के अंदर भी रख सकते हैं, तो भी ये किसकी तरह हम इसको किस तरह से देखेंगे कि जब इसको एक स्केलर क्वांटिटी की तरह, यानी एक कांस्टेंट की तरह हम देखेंगे कि ये कि कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट को हम डेल के अंदर भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हो गया हमारा डेल ऑफ एस स्टार इक्वल्स टू माइनस, डेल कॉमन ले लिया हमने तो ब्रैकेट के अंदर रह गया ई बार माइनस टी डैश एस अपॉन बाय टी डैश। ये हमने ऐसे लिखा, टी डैश डेल एस को हम किस तरह से लिख सकते हैं, डेल ऑफ ब्रैकेट के अंदर टी डैश एस। तो ये वाली वैल्यू को हमने कॉमन जब डेल कॉमन लिया तो इसको इस तरह से लिख दिया। अब ये जो ई बार माइनस टी डैश एस, इसको हमने यहाँ पे ये जो ई बार माइनस टी डैश एस ये इक्वल होता है किसके, एफ के, और एफ यहाँ क्या है, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी फंक्शन, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा फलन। तो इसकी जगह रख दिया हमने एफ, तो ये इक्वेशन हो गई डेल ऑफ एस स्टार इक्वल्स टू माइनस डेल एफ अपॉन टी डैश। ये हो गई इक्वेशन 4। ये हमारी इक्वेशन 5, ये इक्वेशन यहाँ एफ बराबर है ई बार माइनस टी डैश एस। अब निकाय ए के संतुलन के लिए, मतलब निकाय जो सिस्टम ए है, यानी जो सिस्टम ए है वो ए डैश के साथ साम्यावस्था में रहे, उसके संतुलन में होने के लिए हम जानते हैं कि संतुलन अवस्था में एंट्रोपी या उसके अभिगम में ऊर्जा स्तरों की संख्या वो क्या होती है, मैक्सिमम। तो इस वाले स्टेटमेंट से कि निकाय ए के संतुलन के लिए आवश्यक होता है कि संयुक्त निकाय की एंट्रोपी एस स्टार मैक्सिमम हो। अतः एस स्टार मैक्सिमम है तो एस स्टार मैक्सिमम मतलब एस स्टार होती है जो पूरा निकाय ए स्टार है, संयुक्त विलगित निकाय ए स्टार बन रहा है, उसकी एंट्रोपी हो गई मैक्सिमम। तो हम लिख सकते हैं कि डेल ऑफ एस स्टार वो किसके बराबर होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो ये लिख दिया हमने। अब ये जो वाली वैल्यू है तो हम इक्वेशन 4 से हमने क्या लिखा,
यानी डेल एफ यहाँ माइनस है, तो ये जो इक्वेशन 4 हो जाएगी डेल ऑफ एफ इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। यानी ये जो डेल एफ लेस देन इक्वल्स टू 0 है, यहाँ से हम कहेंगे कि एफ बराबर न्यूनतम। अतः हम कहेंगे कि यदि कोई निकाय है, अतः हम कहेंगे कि यदि कोई निकाय नियत ताप एवं दाब वाले ऊष्मा भंडार के साथ में संपर्क में है और उसका आयतन नियत है, यानी एक स्थिर आयतन वाले निकाय, यानी एक नियत आयतन वाले निकाय जो कि नियत ताप एवं दाब के ऊष्मा भंडार के साथ में संपर्क में है, तो उसके साथ में उस निकाय के स्थायी साम्यावस्था के लिए आवश्यक प्रतिबंध यह होगा कि उसके लिए फलन F यानी हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा फलन का मान क्या होना चाहिए? न्यूनतम। तो ये हो गया हमारा कंक्लूजन वाला पॉइंट कि ऊष्मा भंडार के संपर्क में नियत आयतन वाले निकाय के लिए संतुलन प्रतिबंध के लिए आवश्यक होता है कि उस निकाय का जो हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी फंक्शन वो न्यूनतम होना चाहिए।